हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ ज्ञान सर, बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 11th में बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। यानी हम ये देखेंगे कि जो सिलेबस है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का, उनमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्लास 11th बायो में आपके 5 यूनिट्स इंक्लूडेड है। इन 5 यूनिट्स में टोटल 22 चैप्टर्स प्रेजेंट है। तो कौन कौन से वो यूनिट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं उन यूनिट्स में, इनके बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली आज हम इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th बायोलॉजी सिलेबस क्या है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, जो बच्चों को पढ़ना है, जो बच्चे ऑप्ट करेंगे बायोलॉजी क्लास, यानी बायोलॉजी सब्जेक्ट जो ऑप्ट करेंगे क्लास 11th में, उनको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है, उनका बोर्ड वेटेज यानी 11th में बोर्ड एग्जाम जो होंगे उनमें उनका कितना परसेंटेज मार्क्स बेसिस पर कितना वेटेज है, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th बायोलॉजी सिलेबस। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्लास 11th बायोलॉजी सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स इंक्लूडेड है। इन 5 यूनिट्स में जैसा कि मैंने कहा टोटल 22 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। कुछ बुक्स ऐसे भी हैं जो 21 चैप्टर्स इंक्लूड करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर डिटेल्ड में देखा जाए तो ओवरऑल जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं क्लास 11th बायोलॉजी सिलेबस में वो 22 हैं। तो एक एक कर हम यूनिट वाइज देखेंगे कि कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला यूनिट जो बायोलॉजी में एनसीईआरटी सिलेबस अकॉर्डिंग दिया गया है वो है Unit 1, which include diversity in living organism. Diversity in living organism. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें ओवरऑल 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। तो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं उनके बारे में जिक्र करते हैं। सबसे पहला है आपका चैप्टर 1, जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का, जिस चैप्टर को नाम दिया गया है लिविंग वर्ल्ड। और इस लिविंग वर्ल्ड में हमें जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है बायोलॉजी का, जैसे व्हाट इज लाइफ, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनके अलावा हमें इस चैप्टर में यह देखने को मिलेगा कि हर एक ऑर्गेनिजम्स को जो नेम असाइन किया जाता है, जो नाम हम देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो वो कॉमन नेम कहलाता है। लेकिन बायोलॉजी में कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्गेनिजम्स को नेम असाइन किया गया, नाम प्रदान किया गया है। जो नाम दिया गया है ऑर्गेनिजम्स को, उनको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है, यानी हर एक ऑर्गेनिजम्स के 2 नाम होंगे। पहला नाम जो होगा वो डिनोट करेगा उनके इस जीनस नेम को, और सेकंड नेम जो है वो आपका स्पीसीज नेम को डिनोट करेगा। जैसे कि कॉमन वर्ड में हम बोलते हैं ह्यूमंस, लेकिन अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में ह्यूमंस को अगर डिनोट करना हो तो हम यूज करेंगे होमोसेपियंस। तो ह्यूमंस को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में होमोसेपियंस कहा जाता है, जिसमें होमो जीनस नेम है एंड सेपियंस स्पीसीज नेम। तो ये जो आपका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, कैसे आपके नाम असाइन किए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को, क्या रूल्स हैं ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग के लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए, उनके क्लासिफिकेशंस के लिए, ये सारा कुछ हमें डील करना है। हम पढ़ेंगे एक्चुअल में इस फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में। बॉटनिकल गार्डन्स, हर्बेरियम, ये सब के बारे में भी बताया गया है फर्स्ट यूनिट में। द सेकेंड चैप्टर इज एक्चुअली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन्ड बाय क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ क्लासिफाइंग एन ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, एंड ओवरऑल जो हमें पढ़ना है वो इस चैप्टर में ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
जो R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था कि हर एक ऑर्गेनिजम्स को 5 डिफरेंट किंगडम्स में प्लेस किया गया है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं उनको इन 5 किंगडम्स में ही रखा गया है, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर, सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पर। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें कि आप पढ़ते हैं या आप पढ़ भी चुके हैं, स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत अगर पता होगा, अगर प्रीवियस वो अपना रिकॉल करेंगे तो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं बायोलॉजी के चैप्टर्स में कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम्स इंक्लूडेड है उनमें कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका मोनरा, सेकंड किंगडम इज प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम इज फंगस, लोअर क्लासेस में आप बोलते थे, हायर क्लासेस में फंगस को माइकोटा कहा जाता है, एंड फोर्थ किंगडम इज प्लांटे विच इंक्लूड्स ऑल प्लांट, एंड द फिफ्थ किंगडम इज एनिमेलिया विच इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में आपको इन विटेकर के द्वारा दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में। द थर्ड चैप्टर ऑफ यूनिट 1 इज प्लांट किंगडम। In this chapter we will study or we will discuss about plants. What are the different classes of plant? Classes, I mean to say that what are the different phylum of plants? Plant kingdom में plant kingdom को different phylums में divided किया गया है। कौन कौन से वो phylum है? जैसे आपके algae, second one is bryophyta, third one is pteridophyta, fourth one is gymnosperms and the fifth one is angiosperms। तो ये जो डिफरेंट फाइलम्स हैं प्लांट किंगडम के, उनके बारे में डिटेल्ड में स्टडी करना है हमें इस चैप्टर में, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। नेक्स्ट चैप्टर जो इंक्लूड है आपके यूनिट 1 में, विच इज एनिमल किंगडम। इन दिस चैप्टर ऑल्सो we have to discuss about animals, the different phylums of animals, what are the basis for classifications of animals, what are the different groups in which animals are placed, that we all have to look in this chapter। और इस एनिमल किंगडम में अगर देखा जाए तो डिफरेंट फाइलम्स आप पहले भी बच्चे पढ़ चुके हैं, रिकॉल कर लिया जाए अगर 2-3 नाम तो रिकॉल हो सकता है आपको। जैसे लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि एनिमल किंगडम में जो डिफरेंट फाइलम्स आते हैं, क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला फाइलम है पॉरीफेरा, सेकेंड वन इज सिलेंट्राटा, थर्ड वन इज प्लैटीहेलमिन्थेस, फोर्थ वन इज एस्केहेलमिन्थेस। प्लैटीहेलमिन्थेस से पहले टीनोफोरा को भी प्लेस किया गया है हायर स्टडीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो डिफरेंट फाइलम्स यूज्ड किए गए हैं, जो डिफरेंट फाइलम प्रेजेंट है आपके एनिमल्स में एक्चुअली, वो उन फाइलम्स को कैरेक्टर बेसिस पर स्टडी करना है, यानी कि हर एक फाइलम का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, ये है आपका एनिमल किंगडम। तो ये 4 चैप्टर इंक्लूडेड है आपके यूनिट 1 में, और यूनिट 1 जो है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिटेल में टॉपिक सब कुछ देखा जाएगा। अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि क्या सिलेबस है क्लास 11 के। फर्दर अगर हम मूव करते हैं तो आफ्टर यूनिट 1 यूनिट 2 इज देयर, एंड इन यूनिट 2 in unit 2 total 3 chapters are included। unit 2 deals with structural organization in animals and plants, यानी कि क्या है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उनके बारे में स्टडी करना है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात की जाए तो इसमें हमें पढ़ना है कि कौन कौन से डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या फंक्शंस होता है आइदर इन प्लांट्स और एनिमल्स। तो सबसे पहले जो चैप्टर इंक्लूडेड हैं, Unit 2 deals with structural organization of plants, yeah, we can say that in animals and plant। तो फर्स्ट चैप्टर जो इनमें इंक्लूड है वो है मॉर्फोलॉजी of flowering plant। So first chapter of this unit is morphology of flowering plant। तो अगर देखा जाए तो वर्ड मॉर्फोलॉजी,
क्या होता है। तो थोड़ा अगर देख लेते हैं यहाँ पर ही। मॉर्फोलॉजी का मतलब है अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल अपीयरेंस को, यानी वो दिखने में कैसा है, शेप, साइज, स्ट्रक्चर, बॉडी फॉर्म, अगर उनकी स्टडी हो रही है तो उनको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। दैट स्टडी इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे किसका, तो वो भी फ्लावरिंग प्लांट का। तो अगर देखा जाए तो प्लांट्स में जो मेजर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आपके स्टेम, रूट एंड लीव्स। तो इस चैप्टर में आपको स्टेम के बारे में पढ़ना है, रूट्स के बारे में पढ़ना है और लीव्स के बारे में पढ़ना है। क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं स्टेम, लीफ एंड रूट्स के, उनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा आपको इस चैप्टर में। तो ये जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, इनमें लीव्स के डिफरेंट टाइप्स, लीव्स का डिफरेंट अरेंजमेंट, जो वेन्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में उनके कितने टाइप्स हैं, यानी टाइप्स ऑफ वेनेशंस, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर में आप देखेंगे कि कौन कौन से मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट है डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में, आइदर इन स्टेम, रूट और लीफ। द नेक्स्ट चैप्टर इज एनाटॉमी of flowering plants. In this chapter, anatomy of flowering plants, we have to study different tissues which are present in plants, different glands which are present in plants, what are the role of those tissues, what is the function of those glands, we have to study in this chapter. Anatomy generally means internal structure, organ or body parts. तो जो भी इंटरनली आपके ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है उनके स्टडीज को कहा जाता है एनाटॉमी। तो इस चैप्टर में एनाटॉमी पढ़ाया जाएगा, वो भी किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के एनाटॉमी में आप डिफरेंट टिश्यूज जो प्लांट में प्रेजेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में आपको फिर से पढ़ना होगा पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अगर रिकॉल कर दें हम क्लास 9th में आप लोग स्टूडेंट्स ये पढ़ चुके हैं, तो इन सब का डिस्कशन होगा डिटेल्ड में इस चैप्टर में। और जो लास्ट चैप्टर इंक्लूडेड है यूनिट 2 में, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर में जो लास्ट चैप्टर है यूनिट 2 का, चैप्टर 7, इसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कौन कौन से डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, उनके बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। इनके अलावा एक ब्रीफ नोट फॉर्म में आपको पढ़ना है कॉकरोच। तो कॉकरोच के लाइफ साइकिल के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। द डिफरेंट न्यूट्रिशन मोड विच इज प्रेजेंट इन कॉकरोच, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कहने का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ना है कॉकरोच का, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। तो इन सब के बारे में शॉर्ट फॉर्म में यानी ब्रीफली आपको पढ़ाया जाएगा। कॉकरोच के ओवरऑल मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल के बारे में आपको स्टडी करवाया जाएगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, लेकिन ब्रीफली, नॉट इन डिटेल। तो ये थे आपके 3 चैप्टर्स विच इज इंक्लूडेड इन यूनिट 2, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फर्दर मूव करते हैं यूनिट 3 की तरफ। तो क्या इंक्लूडेड है यूनिट 3 में, ये देखते हैं। तो जो 3rd यूनिट हमारा है, और वी कैन, आई एम राइटिंग इन रोमन लेटर सो आई विल प्रिफर रोमन। इन यूनिट 3 वी हैव टू स्टडी अबाउट cell structure and function. So this unit deals with cell structure and functions. So unit 3 is cell structure and function. In this unit also 3 chapters are included. तो जो first chapter include हैं आपके chapter 8, it is cell, the unit of life. So chapter 8 जो पहला चैप्टर है आपके यूनिट 3 का, वो है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें आप बेसिकली पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, शेप, साइज ऑफ सेल्स, पूरा ओवरऑल सेल के बारे में ब्रीफ डिस्कशन यहाँ मिलेगा। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनका फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर, सब कुछ डिटेल्ड में पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ बायोलॉजी,
क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। तो सेल के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। फर्स्ट चैप्टर जो है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ यूनिट थर्ड ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी सिलेबस। नेक्स्ट अगर फर्दर मूव करें, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है बायोमॉलिक्यूल्स। सो इन बायोमॉलिक्यूल्स वी हैव टू स्टडी अबाउट जो भी हम फूड अपटेक इनटेक करते हैं, उस फूड्स में आपके प्रेजेंट होते हैं, वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है आपका फूड उसमें प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में जो है बायोमॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हेल्प टू रेगुलेट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दोज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स में आपको पढ़ाया जाएगा कि कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो मोस्टली जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लास 11th में के सिलेबस में इंक्लूडेड है, उसमें है आपके कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको पढ़ना है यानी शुगर्स, सेकंड प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, फैट्स जिनको लिपिड्स कहा जाता है उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, और इसी चैप्टर में आप एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ते हैं कि व्हाट आर एंजाइम्स, व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। तो इन सबको इंक्लूड किया गया है बायोमॉलिक्यूल्स में। तो फ्रॉम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री काफी कुछ इंक्लूड करता है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या है। इवन आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल यानी यूनिट ऑफ हेरिडेटरी जो आप पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, जैसे डीएनए एंड आरएनए, तो उसमें डीएनए और आरएनए के बारे में भी बताया जाएगा डिटेल में कि कैसा स्ट्रक्चर है डीएनए का, आरएनए का। ये सब कुछ इंक्लूडेड है आपके चैप्टर 9th बायोमॉलिक्यूल्स में। फर्दर मूव करें, जो लास्ट चैप्टर इस यूनिट में इंक्लूडेड है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो द लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट थर्ड इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये जो चैप्टर है इसमें आपको बताया जाएगा कि सेल डिवीजन कैसे होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। लोअर क्लासेस में स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, फिर से रिकॉल कर देता हूं मैं, आप पढ़ चुके हैं कि सेल डिवीजन दो टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। उनके बारे में डिटेल्ड में पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, हाउ सेल डिवीजन ऑपरेट्स। जो साइक्लिक पैसेज होता है सेल डिवीजन का, जो पाथवे होता है सेल के डिवाइड होने का, उसे ही सेल साइकिल कहा जाता है। तो डिटेल्ड में आपको ओवरऑल सेल डिवीजन के बारे में बताया जाएगा इस चैप्टर में, और सिर्फ माइटोसिस मियोसिस के बारे में ही नहीं पढ़ना है, ये माइटोसिस एंड फर्दर और भी जो आपके डिवीजन के प्रोसेस होंगे उनके बारे में भी बताया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है यूनिट थर्ड का, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं, तो जो आपका चैप्टर है यूनिट फोर्थ में, उसे कहा गया है, उसे नाम दिया गया है फिजियोलॉजी इन प्लांट्स। अगर देखा जाए तो अगर यूनिट फोर्थ की बात की जाए तो यूनिट 4 इंक्लूड करते हैं फिजियोलॉजी इन प्लांट्स। तो फिजियोलॉजी इन प्लांट्स, तो अगर देखा जाए फिजियोलॉजी इन प्लांट तो व्हाट इज मीन बाय फिजियोलॉजी, तो जो भी इंटरनल मैकेनिज्म होते हैं बॉडी के इनसाइड, यहाँ पर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। जैसे अगर ह्यूमंस की बात कर लेते तो हम लोग फूड खाते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये सारे जो मैकेनिज्म बॉडी के इनसाइड परफॉर्म होते हैं, जो ऑर्गन्स परफॉर्म करवाते हैं, उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा आपको इस चैप्टर में। क्योंकि यूनिट फोर्थ डील करता है फिजियोलॉजी इन प्लांट, तो इंटरनल मैकेनिज्म जो होते हैं प्लांट के इनसाइड, आइदर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है इस यूनिट में। तो ये यूनिट ओवरऑल कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड करते हैं उन्हें देखते हैं हम। तो सबसे पहला है आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो इस फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट पैसेज और पाथवे बाय विच फूड और वाटर इज ट्रांसपोर्टेड विद इन अ प्लांट।
इसी चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट ट्रांसपिरेशन कहलाता है, लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे। और फिर भी यहाँ पर जो भी लोअर क्लासेस में आप पढ़े हैं उससे काफी डिटेल्ड वे में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा विद इन प्लांट्स। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपके which is chapter 12. After transport of plant, the next chapter is mineral nutrition. तो ये जो आपका चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें आपको पढ़ना है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स और एलिमेंट्स यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। प्लांट कुछ एलिमेंट्स या मिनरल्स को लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं और कुछ को बहुत लो अमाउंट में यूटिलाइज करते हैं। तो जो लार्ज अमाउंट में एलिमेंट्स यूटिलाइज्ड होते हैं प्लांट्स में, उनको मैक्रो एलिमेंट या मैक्रो मिनरल्स कहा जाता है, और जो स्मॉल अमाउंट में प्लांट्स रिक्वायर करते हैं उनको माइक्रो मिनरल्स या माइक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है। तो मैक्रो फॉर लार्ज एंड माइक्रो फॉर स्मॉल। तो कौन कौन से मिनरल्स प्लांट यूटिलाइज करते हैं, कौन कौन से मिनरल्स मैक्रो मिनरल्स हैं, कौन माइक्रो मिनरल्स हैं, इनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। साथ ही साथ क्या रोल है हर एक मिनरल्स का प्लांट में, स्पेसिफिक मिनरल्स का, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से कौन कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखते हैं, कौन कौन से डेफिशिएंसी के लक्षण दिखते हैं प्लांट में, क्या हार्म होता है प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर अगर एलिमेंट या मिनरल्स का स्कार्सिटी हो प्लांट के इनसाइड, इन सब के बारे में डिटेल्ड में आपको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में, जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट चैप्टर जो इंक्लूड है यूनिट 4th में ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी सिलेबस, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। यानी जो लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा इस चैप्टर में। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो नॉर्मली आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे कि प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करता है विथ हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड ऑल। तो अगर देखा जाए तो लोअर क्लासेस में आपने सिर्फ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, यहाँ पर आपको डिटेल्ड में बताया जाएगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट के इनसाइड परफॉर्म होते हैं वो किस मैकेनिज्म से होकर होते हैं। तो साइक्लिक पाथवे है, डिफरेंट साइक्लिक पाथवे आपको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है फ्रॉम 11th पॉइंट ऑफ व्यू, इवन इन कॉम्पिटिटिव सेक्शन, जैसे नीट एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में आप डिफरेंट साइक्लिक पाथवे के बारे में जानकारी लेंगे जो ऑपरेट होता है प्लांट के इनसाइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इवन फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन एब्सेंस ऑफ लाइट। तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ऑल दैट साइक्लिक पाथवे ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन, इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो जब इस चैप्टर में आएंगे उस समय आप इन सारे टॉपिक्स को एक एक कर कर देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो इस यूनिट में इंक्लूडेड है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, कैसे वो रेस्पायर करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पाथवे फॉर रेस्पिरेशन, वी कैन से दैट कौन कौन से प्लांट के पार्ट्स हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स का हर एक पार्ट इंडिविजुअली रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन का, मतलब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी आपको पढ़ना है इसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा आपको रेस्पिरेशन में पढ़ना है कि जो फूड सिंथेसाइज्ड होते हैं प्लांट्स में, उन फूड का ब्रेकडाउन होकर एटीपी यानी एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट के इनसाइड, इनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर भी डिफरेंट साइक्लिक पाथवे इंक्लूड करता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आप पढ़ेंगे कि कैसे फूड का ब्रेकडाउन होता है और एटीपी यानी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है थ्रू वेरियस साइक्लिक पाथवे। तो ओवरऑल मैकेनिज्म जो डिटेल्ड में है वो आपको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में, विच इज कॉल्ड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज plant growth and development. So last chapter of class 11th biology unit 4th is
प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। जहाँ तक अगर देखा जाए तो क्लास 10th में बायो में भी आपने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा था। हॉर्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड। बहुत लो अमाउंट में ऑर्गेनिजम्स इनको प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आप प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लांट हॉर्मोन्स हैं जिन्हें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहा जाता है। तो डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, इनका रोल क्या है और ये कैसे प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। इनके अलावा इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के 2 फेजेस होते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल्ड में, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है प्लांट के इनसाइड, उनके बारे में डिटेल्ड में आपको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ओवरऑल ये 5 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं यूनिट 4 में। तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे और जो फिजियोलॉजी इन प्लांट्स यूनिट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम क्लास 11th पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव सेक्शंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस यूनिट से आते हैं। तो अब हम मूव करते हैं लास्ट यूनिट ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी सिलेबस यूनिट 5, उनमें क्या है उनके बारे में देखते हैं। तो जो लास्ट यूनिट है आपके क्लास 11 बायोलॉजी में यूनिट 5, वो है आपके फिजियोलॉजी इन एनिमल्स। सो यूनिट 5 इज physiology in animals, or we can say human। तो इस चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी वो सारे प्रोसेस जो ऑपरेट होते हैं ह्यूमन बॉडी के इनसाइड, उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला ये भी यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू। मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके क्लास 11th एग्जाम्स में भी, उनके अलावा इस चैप्टर का काफी वेटेज है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो नीट है। तो सबसे पहला देखते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर इस यूनिट में है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि डाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय डाइजेशन, व्हाट आर द डिफरेंट पाथ थ्रू विच फूड पास into human body, right from mouth to esophagus, esophagus to stomach, stomach to small intestine, and from small intestine to large intestine। तो ये जो डिफरेंट पाथवे है जिससे होकर खाना हमारे बॉडी में मूव करता है और फाइनली लार्ज पार्टिकल्स जो फूड के हैं वो ब्रेक होते हैं सिंपलर पार्टिकल्स में, जिससे बॉडी एब्जॉर्ब कर फर्दर एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमंस जो हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। ये सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है आपके क्लास 11 बायोलॉजी सिलेबस के। द नेक्स्ट चैप्टर इज breathing and exchange of gases। तो ये जो चैप्टर है आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में आपने यूनिट 4 में पढ़ा, यहाँ पर आप रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे कि कौन कौन से पाथवे से होकर आपका एयर बॉडी के इनसाइड जाता है लंग्स में, और कैसे मैकेनिज्म ऑपरेट होते हैं आपके ब्रीदिंग के, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे परफॉर्म होता है। इनके अलावा आप पढ़ेंगे यहाँ पर भी फिर से कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो ओवरऑल ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस डील करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। What are the different organs which are involved in respiration? What is the role of respiration? How respiration mechanism operate inside human body? इनके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। The next chapter is body fluid and circulation। So in this chapter, body fluid and circulation, we have to simply study about human circulatory system। In human circulatory system which is present is blood circulatory system and lymphatic circulatory system। तो हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, यानी हमें यहाँ पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर
में हम देखेंगे कि जो सब टॉपिक है वो इंक्लूड करते हैं आपके व्हाट इज ब्लड, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, हाउ ब्लड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन बॉडी, हाउ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑपरेट इनसाइड बॉडी। इसके अलावा ह्यूमन हार्ट, हाउ ब्लड फ्लो थ्रू ह्यूमन हार्ट, इट मीन्स डबल सर्कुलेशन, इन सब के बारे में डिटेल्ड में बताया जाएगा। व्हाट आर द डिफरेंट डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू हार्ट, इनके बारे में आपको डिटेल्ड में बताया जाएगा इस चैप्टर में, विच इंक्लूड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अपार्ट फ्रॉम ब्लड we have to study about lymphatic system, what is lymphatic system, what is lymph, what is the function of lymph, how lymph help in transport of materials across or throughout the body। इन सब के बारे में आपको डिटेल्ड में, ब्रीफली नहीं डिटेल्ड में बताया जाएगा इस चैप्टर में, जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। द नेक्स्ट चैप्टर इज excretory product and its elimination। So next chapter is excretory product and its elimination. What are the wastes which are generated inside our body, how the waste are removed from body, what is the role of kidney in removal of or filtration of waste from our blood। इन सब के बारे में डिटेल में बताया जाएगा आपको इस चैप्टर में, कैसे ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है बॉडी के इनसाइड, कैसे जो भी वेस्ट जनरेट होते हैं वो यूरिन के थ्रू डिस्कार्ड आउट हो जाते हैं बॉडी के आउटसाइड। इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन में। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर ओवरऑल डील करता है आपका एक्सक्रीटरी यूनिट और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। व्हाट आर द एक्सक्रीटरी सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, इनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा इस चैप्टर में, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। द नेक्स्ट चैप्टर विच इज प्रेजेंट इन यूनिट 5 ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी टॉपिक इज skeletal system and movements। Here we have to study about skeletal system, what are the different types of bones present in body, where they are present, what are the different types of joints present in body, इनके बारे में आपको बताया जाएगा। ह्यूमन बॉडी में जो भी जॉइंट्स और बोन्स प्रेजेंट है, जो मेन बोन्स हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको इस चैप्टर में, जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम एंड मूवमेंट्स। इसे लिम्स एंड मूवमेंट के नाम से भी प्रीवियसली पहले एनसीईआरटी में इंक्लूड किया गया था। अब इसे स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कह सकते हैं या स्केलेटल सिस्टम एंड मूवमेंट। और मूवमेंट जॉइंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो इंक्लूड है क्लास 11 के टॉपिक में वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये जो चैप्टर है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें आपको पढ़ना हो, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा अबाउट नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम कौन से नर्वस सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है ह्यूमन में, जैसे कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ पर आप पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, व्हाट आर द डिफरेंट रीजन्स इन ब्रेन, व्हाट आर द डिफरेंट हाउ डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स डिफरेंट एक्टिविटीज, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब के बारे में डिटेल में बताया जाएगा आपको इस चैप्टर में। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कैसे स्टिमुलस यानी इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर, ये सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एंड 11th पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये डील करता है आपके ब्रेन से, जो मास्टर ऑर्गन है बॉडी का, जो अदर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो फ्रॉम competitive point of view and from board point of view this chapter is very important। so जब भी आपको ये पढ़ाया जाए या जब भी आप इसे पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। So last chapter of class 11th is chemical
कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन वर्ड यूज हो रहा है, यानी केमिकली कोऑर्डिनेट करवाना है बॉडी के डिफरेंट पार्ट को, यानी यहाँ पर भी आप पढ़ेंगे हॉर्मोन्स। लेकिन यूनिट 4 में जो हॉर्मोन्स आपने पढ़ा था वो पढ़ा था प्लांट में कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना है ह्यूमन बॉडी के इनसाइड कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, उन हॉर्मोन्स का क्या रोल है, और अगर जो ग्लैंड्स उन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हॉर्मोन्स ज्यादा अमाउंट यानी हाइपर सिक्रेशन हो अगर हॉर्मोन्स का, या अगर कम अमाउंट में बॉडी में प्रोड्यूस हो यानी हाइपो सिक्रेशन हो, तो उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ह्यूमन बॉडी पर, उनके बारे में डिटेल्ड में आपको पढ़ाया जाएगा। कैसे हॉर्मोन्स का मैकेनिज्म है बॉडी के इनसाइड ऑपरेट होने का, व्हाट आर द डिफरेंट पाथवे फॉर हॉर्मोन्स एक्शन इनसाइड आवर बॉडी, इनके बारे में भी डिटेल्ड में आपको पढ़ाया जाएगा इस लास्ट चैप्टर में जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो फ्रॉम ओवरऑल 11th पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात की जाए तो जो आपके यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी एंड यूनिट 5 जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये काफी लार्ज एरिया सिलेबस का कवर अप करते हैं। सिर्फ लार्ज एरिया ही नहीं कवर अप करते हैं, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन चैप्टर्स में इन यूनिट 4 एंड यूनिट 5 के चैप्टर्स में ही इंक्लूडेड है। और इसलिए कहा जाता है कि जब कभी भी आप 11th के बायोलॉजी सिलेबस के बारे में बात करें तो आपको जो बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तो आपको सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन काफी सिंसियर होकर जिस पर मेन फोकस होकर पढ़ना है वो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो ये थे आपके क्लास 11 बायोलॉजी सिलेबस। तो टोटल ओवरऑल 5 यूनिट्स इंक्लूडेड हैं, जिनमें से 22 चैप्टर्स प्रेजेंट है क्लास 11th में। अगर देखा जाए बोर्ड वेटेज यानी 11th में अगर जो एग्जाम होते हैं उसमें क्या कंपोजिशन रहेगा, हर एक चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आएंगे, हर एक यूनिट से एक्चुअल में क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो जो यूनिट 1 था आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उस यूनिट से मैक्सिमम 12 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड यूनिट जो आपका है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, उस यूनिट से 8 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड यूनिट जो है आपका, जिसे आप सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट का जो नाम है थर्ड यूनिट का, उस यूनिट से भी 12 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। राइट फ्रॉम फोर्थ यूनिट दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी अप टू 15 to 17 मार्क्स क्वेश्चन कैन कम। और लास्ट जो यूनिट है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, इस यूनिट से 17 मार्क्स के क्वेश्चंस क्लास 11th में आते हैं। तो फ्रॉम मार्क्स बेसिस जो मार्क्स वेटेज है उनके अकॉर्डिंग भी डिस्कस कर दिया गया आपको। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा सारे स्टूडेंट को जिन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट किया है कि बायोलॉजी इज नॉट अ लिटरेचर पेपर। जो मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते हैं कि थियोरेटिकल पेपर है तो हम इसे रट लेंगे तो मेरा कवर अप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मानकर हर एक टॉपिक को में इंटरेस्ट जगाकर अगर आप कैरी ऑन कीजिएगा तो काफी अच्छा लगेगा पढ़ने में भी आपको और इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है वो ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करते हैं और खुद हम लोग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो मेरा खुद का एक पर्सनल रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से कि कभी भी बायोलॉजी को लिटरेचर पेपर समझकर रट कर काम नहीं करना है। आप इंटरेस्ट जगाकर काफी इंटरेस्ट के साथ हर एक टॉपिक को डील कीजिए, आपको इंटरेस्ट आएगा भी और आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे भी, फिर कभी भी रटने की जरूरत नहीं होगी। कुछ टर्म्स होते हैं उनको बस आपको मेमोराइज करना है, बाकी बायोलॉजी ऐसा नहीं है कि ओवरऑल आपको रट कर ही काम चलाना है। तो इंटरेस्ट के साथ आप अगर सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं तो उसी इंटरेस्ट के साथ आप कैरी ऑन भी कीजिएगा सब्जेक्ट को फर्दर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट फॉर देयर बेटर फ्यूचर। थैंक यू।